और पेपर हाइट है 11। ये बनाने के बाद हमारे पास ये विंडो इस तरह से आ जाएगी। हमारे पास एक बाउंड्री डिफाइन हो जाएगी जिसके अंदर हमें अपनी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, और अगर इसके बाहर भी कहीं ड्रॉ करना है तो हमें उसको इस बॉक्स के अंदर लाना है। और बेहतर ही है। उसके बाद हमारे पास जो है हम इस ऑब्जेक्ट को पहले बनाएंगे और उसके बाद प्रिंट करते वक्त हमारे पास ये बाउंड्री जो हमने बनाएंगे ये काम आएगी। ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले जो रेक्टेंगल की कमांड देखी है, यहाँ पे हमारे पास टूल बार में भी रेक्टेंगल मौजूद है। मैं REC लिख के एंटर कर रहा हूँ, स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, और स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करने के बाद आप देखिए रेक्टेंगल बनना स्टार्ट हो गया है। और अब मुझे यहाँ पर लिखना है @ और 21 फीट जो भी हमने कैलकुलेशन की थी आउटर मोस्ट बाउंड्री की, कॉमा 16 फीट, और उसके बाद हम एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास ये सिंगल रूम प्लान की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये बन गई है। और इसके बाद दूसरे स्टेप में हमें वॉल लेनी है जो कि 6 इंच थिक है। तो मैं O एंटर 6 इंच लिख के एंटर करूंगा, और आप लोग देख रहे हैं कि मैं 6 इंचेस लिखूं या खाली 6 लिख के एंटर करूं, ऑटोकैड बाय डिफॉल्ट 6 इंचेस ही लेगा उसको। तो अगर आप जल्दी काम करना चाह रहे हैं और आप इंचेस नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप खाली अगर नंबर भी लिखेंगे, डिजिट लिखेंगे, तो भी वो उसको बाय डिफॉल्ट इंच ही लेगा। तो O एंटर 6 लिख के मैंने एंटर किया है, और अब मुझे जिस चीज का ऑफसेट लेना है उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से अगर मैं इसके बाहर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास जो वॉल बनेगी वो इसके बाहर चली जाएगी वॉल। ठीक है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमने आउटर मोस्ट बाउंड्री पहले ही लगा ली है, और अब हमें इसके अंदर क्लिक करना है। तो ये जो हमारे पास वॉल आएगी ये इसके अंदर आएगी 6 इंच की। ठीक है, और अब अगर हम डायमेंशन चेक करेंगे, अभी मैं आगे जब डायमेंशन की सेटिंग करवाऊंगा तो हम चेक भी कर लेंगे। वॉल टू वॉल डायमेंशन हमारे पास 20 फीट बाय 15 फीट ही आएगी। ठीक है, तो जब भी आप रेक्टेंगल बनाएं एक आदत बना लें कि आप उसे पहले ही एक्सप्लोड कर लें, ताकि आगे जब भी हमें ज़रूरत पड़े, हमने इसको वॉल बना ली है और मजीद अभी हमें इसको कोई ऑफसेट नहीं लेना है तो हम इसको अभी ऑफसेट ले लेते हैं, एक्सप्लोड कर लेते हैं। एक्सप्लोड का मतलब है तमाम लाइंस को अलग अलग ब्रेक करना। ठीक है, तो मैं ये पूरी एक लाइन है, ये पूरी एक ऑब्जेक्ट है, और मैं चाहता हूँ एक्सप्लोड कर लूँ ताकि हर लाइन अलग अलग हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे नीचे डायनामाइट बना हुआ आ रहा होता है जिसको हम एक्सप्लोड की कमांड भी कहते हैं, और मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। तो आप लोग देख सकेंगे कि यहाँ पर ये डायनामाइट आ रहा है एक्सप्लोड की कमांड का। ठीक है, जो कि ये वर्टिकल विंडो में यहाँ पे पूरा एडजस्ट नहीं हो रहा है, वो नीचे छुप रहा है जाके। तो हम लोग शॉर्टकट की यूज कर लेते हैं, और शॉर्टकट की क्या है, X लिख के एंटर करते हैं। तो एक्सप्लोड करने के लिए X लिख के आपने एंटर करना है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एंटर कर देंगे। तो बज़ाहिर हमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, जैसी ऑब्जेक्ट थी वैसी ही है, लेकिन अब ये हर लाइन इसकी अलग अलग टूट चुकी है। मैं इस पर 1 बाय 1 क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि सारी लाइन जो थी वो इसकी अलग अलग ब्रेक हो चुकी है। और अब यहाँ पर हमें आने के बाद इसके अंदर डोर्स और विंडोज फिट करने। तो विंडो की डायमेंशन अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बोर्ड पे मैंने आप लोगों को बताया था 6 फीट बाय 6 इंचेस का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो REC लिख के एंटर करें, या टूल बार में से कहीं भी रेक्टेंगल लें आप, और स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे @ 6 फीट, 6 इंचेस। तो ये मेरे पास एंटर करने पर ये विंडो इस तरह से आ जाएगी 6 फीट, 6 इंचेस। ठीक है, ये 6 फीट आ गई X एक्सिस, और वर्टिकल 6 इंचेस आ गई मेरे पास। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं आने के बाद मुझे ऑर्थो भी ऑन रखना है, और O स्नैप की सेटिंग में मैं राइट क्लिक करता हूँ, और फिर मैं इसको जो है वो सिलेक्ट ऑल कर लूंगा सेटिंग में जाके, ताकि लिमिट पॉइंट पे चेक नहीं लगा हुआ, परपेंडिकुलर तमाम चीजें मुझे चाहिए मैंने सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दिया है, ताकि मेरे पास जितनी भी मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, इंटरसेक्शन है ये सारे मुझे मिले। ठीक है, और अब मैं लाइन की कमांड में जा रहा हूँ, और इसके पास लाकर मैं माउस को रखूंगा तो मुझे ट्रायंगल बना हुआ आ रहा है जो कि बता रहा है कि ये इसका मिड पॉइंट है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैं देख रहा हूँ कि लाइन लगना स्टार्ट हो गई है। अगर ऑर्थो ऑफ होता मेरे पास तो ये लाइन मेरे पास कुछ इस तरह से जारी होती पूरे 360 डिग्री पे। ठीक है, मेरे पास क्योंकि ऑर्थो ऑन मैंने रख लिया है तो ये स्ट्रेट ही जा रही है, चाहे मैं माउस को ऊपर नीचे भी कर रहा हूँ, लेकिन लाइन जो है वो स्ट्रेट ही जा रही है। और राइट पर लाके इस वाले ट्रायंगल के मिड पॉइंट पे मैंने क्लिक किया है, और मेरे पास एस्केप की प्रेस करके मैं लाइन की कमांड से बाहर आ गया हूँ, और मेरे पास ये लाइन यहाँ पर आ गई है। और अब हमें इसका 1-1 इंच ऑफसेट लेना है ऊपर और नीचे की तरफ। तो ये मैं इसका ऑफसेट ले रहा हूँ, O एंटर 1 इंच एंटर, और एक दफा मैंने सेंटर वाली लाइन पे क्लिक करके ऊपर की तरफ क्लिक किया है, और दूसरी दफा मैंने इस वाली लाइन पे दोबारा सेंटर के लिए जो लगाई थी इस पे क्लिक करके नीचे की तरफ क्लिक किया है। तो मेरे पास ये 1-1 इंच का ऑफसेट ऊपर और नीचे मैंने सेंटर वाली लाइन पे ले लिया है। दोबारा करा देते हैं, मैंने सेंटर वाली लाइन मिटा दी है, और दोबारा से मैंने लाइन की कमांड में गया हूँ, सेंटर पे क्लिक किया है एंड पॉइंट के, और इसको राइट पे लाके इस एंड पॉइंट से मैंने मिला दिया है। और कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करके मैं किसी भी कमांड से बाहर आ सकता हूँ। तो मैं इस कमांड से, लाइन की कमांड से बाहर आ गया हूँ, और अब मुझे ऑफसेट लेना है।
ऑफसेट हमारे पास यहाँ पर ऑफसेट आप देख सकते हैं राइट साइड पे चौथे नंबर पे ऊपर से नीचे आप देख रहे हैं मॉडिफाई में ये ऑफसेट आ रहा है। इस पे भी क्लिक करके आप डायमेंशन दे सकते हैं 1 इंच की, और ओ एंटर 1 इंच एंटर भी करके हम ऑफसेट दे सकते हैं। 1 इंच का हमें ऑफसेट चाहिए। अब जिस लाइन का ऑफसेट लेना है उस पर आपने क्लिक करना है, और उसके ऊपर अगर जाना है तो आप ऊपर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसके इतने ऊपर ले जाके क्लिक कर रहा हूँ तो भी ये 1 इंच पर ही ऑफसेट लगाएगा। बस सिर्फ हमें बताना है कि हमें इस लाइन से ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए, डिस्टेंस जो आपने लिखा है वही आएगा। इसी तरह मुझे इस लाइन का एक नीचे भी ऑफसेट चाहिए, मैं इस पर क्लिक करके नीचे कहीं भी क्लिक करूंगा तो इस लाइन का 1 इंच नीचे भी ऑफसेट आ जाएगा। याद रहे कि ऑफसेट इसकी मेमोरी में सेव होता है, जो भी लास्ट ऑफसेट आप डालते हैं वही ऑफसेट इसकी मेमोरी में सेव रहता है। जैसे मैंने ओ एंटर 1 इंच किया तो 1 इंच का ऑफसेट इसकी मेमोरी में सेव हो गया है। जब तक कि मैं कोई और ऑफसेट नहीं लूंगा ओ एंटर 2 इंच या 5 इंच, जब तक मेरे पास इस ड्राइंग में ये 1 इंच का ऑफसेट मैं जहां जहां लेना चाहूँ वहां पर ये 1 इंच का ऑफसेट आता रहेगा। से अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन लगा रहा हूँ और मुझे इसका ऑफसेट लेना है तो मैं ओ एंटर करूंगा, और 1 इंच एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे आप ऊपर कर रहे हैं, जितने भी आप ऑफसेट लेंगे सब 1 इंच के ही आते रहेंगे। तो जो लास्ट ऑफसेट आप डालते हैं वही आपका यूज होता रहता है। ठीक है, तो मैंने 1 इंच ऊपर लिया और 1 इंच इसी तरह नीचे ले लिया ऑफसेट, और सेंटर वाली लाइन को मैं इरेज कर रहा हूँ या डिलीट कर दूंगा सिलेक्ट करके। तो ये मेरे पास विंडो का सिंबल है जो इस तरह से मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम इसे मूव करेंगे। मूव की कमांड आप लोगों को मैंने अभी पिछले हफ्ते भी बताई थी, एक दफा फिर रिपीट कर रहे हैं। मूव के लिए आप एम लिख के एंटर कर सकते हैं या यहाँ से टूल बार से भी मूव को आप ले सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को आप पूरी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आप कमांड बार में देखेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ठीक है, तो बेस पॉइंट आपको ऐसा पॉइंट उठाए जहां से आप इसको रख सके इसी की जगह पर जहां पर हमें विंडो प्लेस करनी है। तो मैं बॉटम का मिड पॉइंट या टॉप का मिड पॉइंट उठा सकता हूं। तो मैं बॉटम का मिड पॉइंट उठा रहा हूं क्योंकि ये विंडो रूम के मिड पे रखी हुई है, रूम के बिल्कुल सेंटर में ये विंडो लगी हुई है। तो मैंने मिड पॉइंट उठाना है, टॉप का उठाएं या बॉटम का। मैंने बॉटम का मिड पॉइंट यहाँ पर लिया है और माउस के व्हील को बैक किया है ताकि मैं इधर विंडो पे अपनी स्क्रीन पर आकर इसका मिड पॉइंट रूम का देख सकूं। तो रूम की ये टॉप साइड वाली वॉल पे ये विंडो है और मैंने क्योंकि विंडो को बॉटम के मिड पॉइंट से उठाया है तो मैं इस रूम की बॉटम वाली वॉल जो हमारे पास थिकनेस आ रही है इसके मिड पॉइंट पे रखूंगा और देखूंगा कि इसका मिड पॉइंट कहां पर शो हो रहा है। माउस को आप आगे पीछे करेंगे, रोल ओवर करेंगे लाइंस के ऊपर तो ये आपको वो मिड पॉइंट शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर लाके मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो विंडो इस रूम के बिल्कुल सेंटर में मिड पॉइंट पर आके प्लेस हो जाएगी। और यही हमारे पास इस कमांड को यूज करने का फायदा है कि हमने ओ स्नैप ऑन रखा है, मिड पॉइंट हमें मिल गया है और उसी मिड पॉइंट से मैंने इस मिड पॉइंट को मिला दिया है ताकि मेरे पास ये जो मूव किया है मैंने विंडो को, ये अपनी जगह पर आ सके। ठीक है, एक दफा फिर इस कमांड को यूज कर लेते हैं। अगर विंडो आपने कहीं बाहर स्क्रीन पर बनाई है, मूव की कमांड करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने एंटर करना है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि विंडो को कहां से डिस्प्लेस करना है। आप बॉटम या टॉप पॉइंट कहीं से भी इसको ले सकते हैं। मैं आपके टॉप पॉइंट से उठा रहा हूं तो मैं इसको अपने रूम की टॉप वाली वॉल पे मिड पॉइंट तलाश करूंगा और वहीं पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास विंडो जो है यहाँ पर टॉप पर इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, हर केस ऐसा नहीं है कि आपको विंडो को मिड पॉइंट पे रखना होगा। अगर कहीं किसी डिस्टेंस पे होगी, आगे जब हम दूसरे चीजें बनाएंगे, दूसरी टास्क करेंगे तो उसमें विंडो हर जगह सेंटर पे नहीं होगी, लेकिन इस केस में विंडो सेंटर पे तो मैंने विंडो को सेंटर पे रखना बता दिया। अगर किसी डिस्टेंस पे रखी होगी, इस एज पर लगी हुई है तो फिर हम इसको एंड पॉइंट से उठा के यहाँ रख देंगे और अगर कहीं और किसी डिस्टेंस पे तो वो डिस्टेंस पे हम मूव कराएंगे यहाँ पे रखने के बाद। तो किसी तरह भी हो सकती है, लेकिन आज का सिंपल केस है और इसके अंदर ये सेंटर में ही विंडो मौजूद है तो मैंने इसको यहाँ सेंटर में ही रखा है। और अब हम काम कर रहे हैं डोर के ऊपर। डोर की कमांड पहले अभी शुरू की टास्क में इसी तरह बनाएंगे, बाद में मैं कोई और आसान टेक्निक आपको दे दूंगा, लेकिन पहले आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इसमें 2 से 3 कमांड हमारी यूज होती है। मिड पॉइंट पे कैसे रखेंगे, जब आप एम लिख के एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे और वो आपसे पूछेगा कि ऑब्जेक्ट को आपने कहां से उठाना है। तो आप बॉटम के जो विंडो का मिड पॉइंट आ रहा था यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से ये विंडो मूव होने के लिए तैयार हो जाएगी और उसके बाद जिस जगह पर आपको प्लेस करना है वहां पर आप अपने माउस को लेकर जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे रखते हैं तो मैं यहाँ पर अपने माउस को लाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एक मिड पॉइंट शो करेगा, बस उसी मिड पॉइंट पर मैं क्लिक कर दूंगा तो विंडो उठकर इस जगह पर आ जाएगी। ठीक है, तो विंडो अभी हमारे पास टॉप पे थी, रिक्वायरमेंट जो सबसे ऊपर वाली वॉल है उसके ऊपर विंडो लगी हुई थी तो मैंने वहां पर इस विंडो को प्लेस कर दिया और ये विंडो हमारे पास इस तरह से टॉप पर मैंने 2 दफा आपको शो करके दिखाया, आगे भी कहीं पे आएगी तो उसको देखेंगे तो किस तरह से हमें इसको मूव करना है ये आपने देखा। और अब हमारा जो काम है वो डोर बनाने का है।
और डोर की जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है वो 3 फीट का एक डोर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आर्किटेक्ट जो है वो 3 फीट का ही डोर रखवाए, कहीं 4 का भी रखवा सकता है, कहीं मेन गेट है तो और बड़ा साइज भी हो सकता है, या वॉशरूम किचन के अंदर 2.5 फीट यानी कि 30 इंचेस के भी डोर होते हैं। तो डोर्स के मुख्तलिफ साइजेस किसी भी ड्राइंग में नोट्स में मेंशन किए होते हैं आर्किटेक्ट ने। हमारे पास यहाँ पे जो डोर का साइज हमें दिया गया है वो 4 फीट बाय 7 फीट दिया गया है। 7 फीट का अभी प्लान में कोई काम नहीं है क्योंकि ये हाइट है डोर की, जैसे कि सामने डोर की आपको हाइट नजर आ रही है। प्लान जब हम बात करते हैं तो उसमें हाइट को हम नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और हमारे पास सिर्फ एक डायमेंशन हमें डोर की मिल रही है जो कि इसकी लेंथ की शक्ल में 4 फीट, और दूसरी डायमेंशन इसकी वॉल की थिकनेस है, जाहिर है ये वॉल के अंदर फिक्स हुआ है तो दूसरी डायमेंशन इसकी 6 इंच होगी जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे। और अब यहाँ पर डोर आपको किस तरह बनाना है वो मैं आप लोग को यहाँ पे शो करूंगा। आप लोग सब प्रोजेक्टर पे इसको देखें और सब नोट्स आपके पास लिख लें तो आप इसको लिख लें कि क्या आपने स्टेप्स को फॉलो करना है डोर बनाते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये रूम है और इसके पास जहाँ पे डोर हम देख रहे हैं, ये बोर्ड पे भी मैंने रफ बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये डोर जो है वो राइट साइड पर मौजूद है, और डोर ओपन होने के बाद यहाँ से डोर ओपन हो रहा है तो इस वाली वॉल के ऊपर ये रेस्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि डोर किस साइड से ओपन हो रहा है और किस वाली दीवार पर वो जाके रेस्ट करेगा या हिट करेगा, या उसका जो हैंडल या उसका लॉक है वो उस दीवार से कितने फासले पर आएगा। तो जब ड्राइंग में हम उसे मेंशन करते हैं तो कम से कम 1 इंच या 2 इंच का हम ऑफसेट देते हैं ताकि हमारे पास ये जो इसका सिंबल आए वो जरा बेहतर तौर पे हमें नजर आए, वरना दीवार के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो 1 या 2 इंच का ऑफसेट हम देते हैं उस दीवार पर जिस पर ये दरवाजा खुलने के बाद हिट करता है या उस पर रेस्ट करता है। तो यहाँ पर मैं ऑफसेट ले रहा हूँ क्योंकि ये डोर यहाँ से ओपन हो रहा है और इस वाली दीवार पे यानी कि दीवार की जो ये वाला फेस है इस पर ये आकर रुकेगा, इसका हैंडल इसके साथ आके लगेगा। तो मुझे यहाँ पर कम से कम 1 इंच या 2 इंच का ऑफसेट देना है, इससे ज्यादा का भी आप दे सकते हैं लेकिन 1 या 2 इंच काफी है। मैं 1 इंच ले रहा हूँ। ओ एंटर, 1 इंच एंटर, और मेरे पास ये डोर ओपन होने के बाद इस दीवार पर आ रहा था तो मैंने इससे 1 इंच का ऑफसेट इस रूम के अंदर की तरफ ले लिया है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास वॉल की थिकनेस थी और इस वाली वॉल का जो फेस था इससे मैंने 1 इंच उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड पर ऑफसेट लिया है ताकि मैं इस डोर को ड्रॉ कर सकूं। और उसके बाद हमें देखना है कि डोर हमारा कितने फीट का दिया गया है। तो यहाँ पर हमें 4 फीट का दिया गया है। तो अब ये जो 4 फीट हमें लेना है ये दीवार से नहीं लेना है बल्कि ये हमारा डोर बना है और यहाँ से मुझे मजीद 4 फीट लेफ्ट पर ऑफसेट लेना है जहाँ से डोर ओपन होना शुरू हो रहा है। तो मैं लिखूंगा ओ एंटर, 4 फीट एंटर, और उसके बाद ये जो आपने नई लाइन लगाई है 1 इंच वाली, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कहीं भी लेफ्ट पर ले जाकर क्लिक करेंगे तो 4 फीट पर मुझे ये ऑफसेट मिलेगा इस 1 इंच वाली लाइन का जो कि मैंने डोर के लिए लाइन बनाई थी, और यही मेरा डोर बनेगा। और डोर ओपन कहाँ से होगा, वो यहाँ से, क्योंकि 4 फीट का डोर है तो मैंने 4 फीट ऑफसेट लिया है। अगर ये 3 फीट का होता तो ये ऑफसेट मैं यहाँ से 3 फीट का लेता जो कि यहाँ कहीं आता, ठीक है। तो 4 फीट का ऑफसेट लेना है आपने इस 1 इंच वाली लाइन से, और इस 1 इंच वाली लाइन से जब हमने 4 फीट का ऑफसेट लिया है तो हमें अब दूसरा एक ऑफसेट और लेना है, और वो ऑफसेट यहाँ से लेना है मुझे जहाँ से डोर ओपन होना शुरू होगा। तो इस वाली दीवार से भी मुझे 4 फीट का ही ऑफसेट लेना है। तो मैं एक दफा इस पर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑफसेट जो था, जैसे इस 1 इंच वाली लाइन से मैंने लेफ्ट पर लिया था, फौरन उसके बाद आपने उसके नीचे से एक ऊपर ऑफसेट लेना है सेम उसी डायमेंशन का जो डोर की डायमेंशन होगी। जैसे कि 4 फीट थी तो ये ऑफसेट भी मेरे पास 4 फीट का आ गया इस अंदर वाली वॉल से, ये जो फेस था यहाँ से मैंने ऊपर लिया और 4 फीट आ गया। अगर ये 3 फीट का होता मेरे पास तो ये 3 फीट का आता, और क्योंकि ये 4 फीट का है तो ये मैंने 4 फीट के दोनों तरफ ऑफसेट लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि देखना है कि किस वाली दीवार पे हमारे पास डोर ओपन हो रहा है, वहां से आपने 1 इंच का ऑफसेट लेना है, और फिर उस 1 इंच वाली लाइन से मजीद आपने ऑफसेट लेना है जितना आपका डोर का की लेंथ दी गई है, जो डोर का साइज दिया गया है वो ऑफसेट आपने लेना है, और उसके बाद नीचे से ऊपर एक ऑफसेट आपने लेना है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपने हमेशा सेकेंड और फोर्थ लाइन को एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड की कमांड क्या है, EX डबल एंटर, EX, और उसके बाद 2 दफा एंटर करेंगे। या अगर आप टूल बार से ले रहे हैं तो ये एक्सटेंड की कमांड है, इस पे क्लिक करने के बाद आपने 1 दफा एंटर करना है, ठीक है। और जिस लाइन के आप क्लिक करेंगे वो लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। जैसे कि मैं दूसरी वाली लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आप देखेंगे कि एक्सटेंड होकर आगे तक चली गई। ये लाइन थी दूसरी, क्योंकि ये लाइन है पहली, ये लाइन थी दूसरी, और इसके बाद ये 1 इंच वाली लाइन तीसरी, और ये वाली लाइन है चौथी, ठीक है। तो आप इसको आपका कॉन्सेप्ट बना लें कि दूसरी और चौथी लाइन अगर आप याद करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या अगर आपको पता है कि भाई वॉल के साथ ही हमने ये डोर दिया है तो आप वॉल को याद रखना चाहें तो हम वॉल को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो दूसरी और चौथी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है।
और इसके बाद हमारे पास बहुत आसान सी एक कमांड है, ड्रॉ में जाना है, आर्क में जाना है और स्टार्ट एंड डायरेक्शन यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जाएंगे ड्रॉ में जाके आर्क और फिर स्टार्ट एंड डायरेक्शन, तो हमारे पास ये कमांड लोड हो जाएगी और स्टार्ट पॉइंट हमेशा वहां से आपने उस पर क्लिक करना है जहां से डोर ओपन होना शुरू होगा। तो ये दरवाजा यहाँ से ओपन हो रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया और इसके बाद ये मुझे पूछ रहे हैं एंड पॉइंट कौन सा है। तो एंड पॉइंट ये जो 1 इंच का हमने फासला दिया है, यहाँ पर डोर आके रुक जाएगा, इससे मजीद पीछे दीवार के अंदर नहीं जाएगा। तो एंड पॉइंट पे दूसरा क्लिक करना है, ये हमारा एंड पॉइंट है जो 1 इंच वाली लाइन है। और तीसरा क्लिक डायरेक्शन का है, मैं माउस के व्हील को पीछे कर रहा हूँ और डायरेक्शन हमेशा वो होगा जहाँ पे ये जंक्शन बनेगा, इसके सामने जहाँ पे ये प्लस साइन आप देख रहे हैं, एक तरह से प्लस साइन मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं तीसरा क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये डोर आर्क की शक्ल में बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन की कमांड। ड्रॉ में जाए, आर्क में जाए और स्टार्ट एंड डायरेक्शन। स्टार्ट पॉइंट हमेशा वो होगा जहां से डोर ओपन होगा और एंड पॉइंट हमेशा वो होगा जो 1 इंच वाली लाइन आपने ली होगी और उसके सामने जहां पे ये प्लस बन रहा होगा, इसको आपने डायरेक्शन लेना है। और यहाँ पर आने के बाद अब हमने सिर्फ ट्रिम करना है। जी एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और ये मैंने वापस रूम बना दिया है और सबसे पहले हमें देखना है कि डोर जिस जगह पर, जिस दीवार पर ओपन हो रहा है वहां पर हमें 1 इंच का ऑफसेट लेना है। ओ एंटर, 1 इंच एंटर, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसके बाद लेफ्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये 1 इंच का ऑफसेट आ गया है। और क्योंकि ये डोर 4 फीट का दिया है तो मैं ओ एंटर 4 फीट एंटर कर रहा हूँ और इस 1 इंच वाली लाइन से डोर इस तरफ से ओपन हो रहा है तो लेफ्ट पर मैंने क्लिक किया तो 4 फीट का ऑफसेट ये आ गया। इसी तरह इसके सामने इस वाली वॉल की जो ये वाला फेस है, इससे मैंने 4 फीट ऊपर की तरफ क्लिक कर दिया तो ये 4 फीट ऊपर की तरफ चला गया ऑफसेट। और अब हमें यहाँ पर एक्सटेंड करना है, EX डबल एंटर की कमांड यूज करते हैं। ये वाली जो वॉल है, दूसरी वाली, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, इस पे क्लिक करेंगे और इसके साथ ही ये वाला जहाँ से डोर ओपन हो रहा है इस वाली वॉल को भी हम एक्सटेंड कर देंगे। इसको एक्सटेंड हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम इसे ट्रिम कर सके। ये दोनों लाइन बाद में हमें ट्रिम करनी है तो इस वजह से हमें ये एक्सटेंड करना जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद हम जाएंगे ड्रॉ में। ड्रॉ में जाने के बाद आर्क में जाएंगे और उसके बाद स्टार्ट एंड डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट वो होगा जहाँ से ये डोर स्टार्ट होगा ओपन होना, एंड पॉइंट ये होगा जो 1 इंच की लाइन है और इसके बाद ये डायरेक्शन मेरे पास यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये 3 क्लिक हम करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और डायरेक्शन पे, तो हमारे पास ये डोर बन जाएगा। आपको प्रैक्टिस करें, 2 मिनट बना रहा हूँ। अब हमें काम करना है, हमें ये जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन है ये सारी ट्रिम करनी है और डोर का प्रॉपर सिंबल जिसमें डोर ओपन होकर दिखाया गया है बिल्कुल इसी तरह हमें इसको ड्रॉ करना है। हमारे पास बहुत सारी लाइन इसमें एक्स्ट्रा है तो अब हम यहाँ पे ट्रिम की कमांड यूज कर रहे हैं और हम लिखेंगे TR डबल एंटर और उसके बाद हम ट्रिम करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आप आदत ये डालें कि ये जो बड़ी वाली लाइन है इनको ट्रिम करें, वरना बाद में आपको इनको इरेज करना पड़ेगा। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं जिस तरह मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ तो आप कम टाइम में सारी लाइन एक साथ ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 लाइन ट्रिम करी है, एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। और किस तरह से ट्रिम हमने करना है, TR लिख के डबल एंटर करना है और सबसे पहले मैंने ये वाली लाइन ट्रिम की है, फिर ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन और ये दोनों लाइन, 6 लाइन ये हो गई और 7वीं लाइन ये जो 1 इंच की हमने लगाई थी पूरी वॉल। TR लिख के डबल एंटर करें या टूल बार में से अगर आप ट्रिम की कमांड ले रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एक दफा एंटर करेंगे। ठीक है, TR डबल एंटर या टूल बार में से अगर आप क्लिक करके ले रहे हैं तो एक दफा कीबोर्ड का एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने जिन लाइन को ट्रिम करना है उसको 1 बाय 1 हम क्लिक करते जाएंगे और वो ट्रिम होती चली जाएंगी। पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, 6ठी और ये 7वीं लाइन और ये भी हमारे पास ट्रिम हो चुकी है। ठीक है, डोर हमारा बन गया है, लेकिन इसके अंदर एक लाइन और है जो एक्स्ट्रा है और ये लाइन ट्रिम नहीं होती है क्योंकि इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ हमारे पास इसके 2 एंड पॉइंट है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो इस लाइन को ये आखिर में रह जाती है जिसको आपने इरेज करना होगा या डिलीट करना होगा। तो यहाँ पर ये डोर हमारे पास बन गया। आगे जाके मैं आपको डोर बनाने के कुछ आसान तरीके बता दूंगा जिसमें आप लाइब्रेरी बना के रख लेंगे और जहाँ डोर लगाना होगा वहां पर हम इस डोर को लगा लेंगे। जैसे कि मैं इस डोर को अगर यहाँ से कॉपी करके बाहर कहीं रखना चाहूँ और कहीं इस डायरेक्शन में मेरे पास डोर आ रहा हो तो मैं इस डोर को बाहर कहीं रख लूंगा और अपनी आसानी के लिए जहाँ पर चाहिए होगा वहां पर पेस्ट कर दूंगा। या अगर मुझे रोटेट करना है तो किसी और डायरेक्शन में तो मैं इसे रोटेट करके भी यूज कर सकता हूँ। तो हम अपनी आसानी के लिए लाइब्रेरी बना के रख लेते हैं ड्राइंग में और जिस डायरेक्शन में जहाँ डोर लग रहा होता है वहां उसको पेस्ट करते रहते हैं और ट्रिम करते रहते हैं। तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है बार बार। लेकिन यहाँ पर आपको क्योंकि कमांड अभी सिखानी है तो आपको जो है वो हमें आगे पहले इसी तरह से बनवाना है। ठीक है,
ठीक है, तो ये हमारे पास डोर बन गया है, विंडो भी हमारे पास आ चुकी है और डोर भी हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास अब इसके अंदर हमें डायमेंशनिंग करनी है और इसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो पहले हम इसकी डायमेंशनिंग लिख लेते हैं। आप लोग अपने पास नोट कर ले। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर का रिकॉर्ड मौजूद है तो वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं है तो आप इसको दोबारा से देख लें। डायमेंशन में जाके सबसे पहले हमें सेटिंग करनी होती है कि डायमेंशनिंग हमें क्या चाहिए, क्या फॉन्ट रखना है, क्या साइज चाहिए। तो डायमेंशन में जाके हम जाएंगे डायमेंशन स्टाइल में, और डायमेंशन स्टाइल में जाने के बाद हम जाएंगे मॉडिफाई में, और मॉडिफाई में जब जाएंगे तो हमारे पास ये वाली एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर बेतहाशा सेटिंग है, लेकिन 5 से 6 सेटिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उनको आप पहले इनिशियल फॉलो करें, बाद में हम उनकी मजीद और भी एडवांस सेटिंग में जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको सबसे पहले सिंबल्स एंड एरो में जाना है और यहाँ पे एरो के साइज को आपने इनलार्ज करना है। एरो का साइज बहुत कम है और मैं इसे ले रहा हूँ 6 इंचेस। ठीक है, मैंने इसको मिटाया और मैं यहाँ पे 6 इंचेस लिख रहा हूँ। और 6 इंचेस लिखने के बाद मैं दूसरा काम करूंगा कि टेक्स्ट में जाऊंगा, और टेक्स्ट में जाने के बाद टेक्स्ट की हाइट को भी मुझे बढ़ाना है। 6 इंचेस 8 इंचेस जो भी आप टेक्स्ट की हाइट लेना चाहें वो आप लेंगे, और साथ ही आप टेक्स्ट को अलाइन विद डायमेंशन लाइन पर क्लिक करेंगे, ताकि अगर जिस लाइन आपका जिस तरह का लाइन है उसी तरह उसी की अलाइनमेंट में टेक्स्ट आए। अगर वर्टिकल टेक्स्ट लिखा हुआ है, वर्टिकल डायमेंशन दे रहे हैं तो टेक्स्ट भी वर्टिकल आए, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दे रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट आए, डायगोनल दे रहे हैं तो डायगोनली टेक्स्ट आए। तो अलाइन विद डायमेंशन लाइन आप कर दे। ये हमने तीसरी चेंज की है। सबसे पहले एरो साइज बढ़ाया, दूसरे केस में हमने टेक्स्ट हाइट बढ़ाई, तीसरी चेंज हमने अलाइन विद डायमेंशन लाइन पे क्लिक किया, और उसके बाद हम चौथी चेंज करने जा रहे हैं। प्राइमरी यूनिट्स के अंदर हमने डेसिमल को करने हैं आर्किटेक्चरल, क्योंकि हम फीट और इंचेस में काम कर रहे हैं, और प्रिसीजन हमें रखना है 0 फीट 0 इंचेस। ठीक है, ये हमने 5 चेंजेस कर लिए। और ये हमारे पास पहली चेंज थी एरो साइज, दूसरी और तीसरी चेंज थी हमारे पास टेक्स्ट हाइट और अलाइन विद डायमेंशन लाइन, चौथी और पांचवी चेंज हमारे पास थी आर्किटेक्चरल और 0 0। ठीक है, ये आपने चेंजेस करनी है और इसको मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद आप सेट करंट करेंगे और क्लोज कर देंगे इसे। तो ये डायमेंशन जो हमने सेट किए ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी जब मैं डायमेंशनिंग करूंगा। अब यहाँ पर हम डायमेंशन कैसे करेंगे, मैं डायमेंशन में जा रहा हूँ, यहाँ पे लीनियर भी आ रहा है, अलाइन भी आ रहा है, ऑर्डिनेट बेतहाशा ऑप्शन है। लीनियर या अलाइन हम यूज करेंगे। अलाइन में फायदा ये होता है कि अलाइन में आप देख रहे हैं कि डायगोनल लाइन दिखाई दी है। ठीक है, तो डायगोनल लाइन पे हम हॉरिजॉन्टल भी लाइन की मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो लीनियर है वो या तो एक्स एक्सिस के लिए यूज करेंगे या वाई एक्सिस के लिए करेंगे। अगर लीनियर की कमांड को यूज करते हुए मैं किसी डायगोनल लाइन को मेजर करूंगा तो वो हमेशा मुझे गलत ही डायमेंशन देगा। इसको यहाँ चेक करवा देता हूँ आपको कि ये मेरे पास एक डायगोनल लाइन लगी हुई है, और अगर मैं इसकी मेजरमेंट करना चाहूँ, यानी कि यहाँ से लेके जहाँ तक की लेंथ मुझे चाहिए, और मैं इसको लीनियर की कमांड से मालूम करने जा रहा हूँ, तो ये मुझे गलत बताएगा। ये मुझे उसका बेस या उसका परपेंडिकुलर दे देगा। ठीक है, बेस दे देगा या परपेंडिकुलर दे देगा। लेकिन अगर अलाइन की कमांड आप यूज करेंगे इस काम के लिए तो ये आपको इसकी हाइपोटेन्यूज ही देगा, या जो अलाइन की कमांड हमें देगी। तो याद रहे कि अलाइन की कमांड एक्स और वाई एक्सिस पे काम कर सकती है, लेकिन लीनियर की कमांड जो है वो अलाइन का काम नहीं कर सकती है। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस में अलाइन की कमांड यूज करने की आदत डालें तो अच्छी बात है, अदरवाइज लीनियर के लिए लीनियर और अलाइन के लिए एंगुलर लाइन के लिए आपने अलाइन की कमांड ही से डायमेंशनिंग करनी है। तरीकेकार इसका बिल्कुल वही है जो कि लाइन की कमांड का होता है। इसी तरह आप डायमेंशनिंग करेंगे, डायमेंशन में जाएंगे, लीनियर में जाए या अलाइन में जाए, इस केस में दोनों काम कर सकती है। और जहां से जहां तक की डायमेंशन आपको चेक करनी है, जैसे आप लाइन लगाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक किया और फिर एंड पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डायमेंशन आ जाएगी इसकी, और आप उसको मूव करके कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशनिंग आ गई और हमने इसे चेक कर लिया कि ये 20 फीट ही बना है। और एक दफा मैंने इसको इंटरनल यहाँ पर क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये 20 बाय 15 का रूम है मेरे पास, ये मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे टेक्स्ट की शक्ल में यहाँ पे डायमेंशन लिखनी है कि रूम की डायमेंशन क्या है और हमारे पास टेक्स्ट हमें कैसे लिखना है। तो टेक्स्ट की कमांड भी आप लोग अपने पास नोट कर लें। टेक्स्ट के लिए यहाँ पर ए बना हुआ होता है, आप टूल बार में देख सकते हैं, सबसे नीचे यहाँ पर ए बना हुआ होता है, तो आप ए पर भी क्लिक कर सकते हैं, या इसको मल्टी लाइन टेक्स्ट कहते हैं। आप एमटी लिख के भी एंटर कर सकते हैं। एमटी लिख के मैंने एंटर किया है और मेरे पास आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। तो टेक्स्ट की कमांड बिल्कुल ऐसे ही यूज करनी है जैसे रेक्टेंगल की कमांड में आप आरईसी लिख के एंटर करते हैं, इसी तरह टेक्स्ट की कमांड में आप एमटी लिख के एंटर करेंगे। स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करेंगे और आप राइट पे जाएंगे तो जैसे रेक्टेंगल बनता था वैसे टेक्स्ट के लिए एक बॉक्स बनना शुरू हो जाएगा। और ये बॉक्स जब आपके पास बनेगा तो जितना
आपको टेक्स्ट लिखना है, आप उसके हिसाब से ही इसको आप ड्रैग कर सकते हैं कि कितना बड़ा टेक्स्ट है उसके हिसाब से आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर आपके पास बाद में भी चेंज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन होता है, इस बॉक्स को आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इसे अगर थोड़ा बड़ा भी बना लेते हैं और इस पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक नई विंडो आ जाएगी जहां पर हम टेक्स्ट लिखेंगे कि हमें कौन सा टेक्स्ट चाहिए या क्या टेक्स्ट लिखना है। तो हमारे पास ये डायमेंशन लिखी हुई है और रूम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैप्स लॉक ऑन करने के बाद ROOM रूम, और रूम का साइज मेरे पास क्या दिया हुआ है 20 फीट बाय 15 फीट, तो 20 फीट लिखा। उसके बाद मैंने स्पेस देने के बाद X प्रेस किया है ताकि ये मल्टीप्लाई का निशान X के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, और 15 फीट लिखने के बाद मुझे अभी यहाँ पर एंटर नहीं करना है, यही डायमेंशन यही टेक्स्ट मुझे चाहिए था। और जब भी आप टेक्स्ट की कमांड यूज करेंगे आपने कंट्रोल A जरूर करना है। कंट्रोल A का मकसद है सिलेक्ट ऑल, तो आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के रखेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें गलती का चांस होता है, कोई चीज रह जाती है। कंट्रोल A का मतलब है सिलेक्ट ऑल, और ये हर सॉफ्टवेयर में कंट्रोल A का मतलब सिलेक्ट ऑल ही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे या दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे तो कंट्रोल A जो है वो एक ओवरऑल की है, जैसे कंट्रोल P प्रिंट के लिए यूज होती है, इसी तरह कंट्रोल A हमारे पास सिलेक्ट ऑल के लिए यूज होती है किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो कंट्रोल A आपने जरूर प्रेस करना है ताकि जो भी टेक्स्ट की आपको सेटिंग करनी है वो आप कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही वो अप्लाई होगी। ठीक है, टेक्स्ट की हाइट में यहाँ पे मिटा के इसको मैं कर देता हूँ 6 इंचेस, या इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, मैंने 8 इंचेस कर दिया है इसको। और अगर आप चाहते हैं कि आप सबके असाइनमेंट या जो भी आप काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो आपने यहाँ पे अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज करना होगा। ठीक है, आप ये TXT ऑटोकैड का डिफॉल्ट फॉन्ट है जो कि बहुत सादा सा, बहुत सिंपल है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ, या ताउमा भी है, कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन मैंने ले लिया है। अगर आप बोल्ड करना चाहें बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहें अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे बोल्ड ही रख रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको सेंटर भी कर सकता हूँ टेक्स्ट को, तो मैंने इस पे सेंटर पे भी क्लिक कर दिया है और मैं इसे ओके कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे पास टेक्स्ट आया है ये 20 फीट बाय 15 फीट का जो रूम का हमें टेक्स्ट दिया गया था वो भी हमारे पास इस तरह से हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, तो ये रूम हमने लिखा और यहाँ पे 20 फीट बाय 15 फीट की डायमेंशन भी हमने दे दी है, टेक्स्ट हमने लिख दिया है, इसको भी मेंशन कर दिया है। और आखिर में इसमें एक चीज बाकी रह गई है जो कि हमारे पास क्रॉस सेक्शन काटा गया है। क्रॉस सेक्शन में भी डिटेल में बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, लेकिन ये साइन ये जो हम इस तरह से शो करते हैं ये क्रॉस सेक्शन को शो कर रहा हूं मैं, और इसके जो एरो का ये डायरेक्शन है ये हमें बताता है कि हम किस तरफ इसको देख रहे हैं। इस विंडो को हमने इस रूम को हमने कट किया है, और इस रूम को कट करने के बाद हम किस तरफ से इसे देख रहे हैं। तो जब सेक्शन काटा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये सारी दीवारें या सारी चीजें हमने काट दी है, तोड़ दी है, और अब हम सामने से देख रहे हैं कि ये रूम जो हमने काटा है सेक्शन ये हमें कैसा नजर आएगा, या इसकी जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है वो क्या है। अगर तो ये रूम हमने बनाया है, ये वुडन है, लकड़ी का बना हुआ है, तो हमें इसमें वुड की प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी हैच करके। अगर ये दीवार जो है ब्लॉक यूज किया गया है, ब्लॉक मशीनरी का रूम है, तो हमें इसकी हैचिंग में इसे जो है ब्लॉक दिखाने पड़ेंगे। ब्लॉक का साइन कैसे होता है कि वॉल ब्रिक मशीनरी, ब्लॉक मशीनरी के लिए क्या सिंबल यूज करना है वो यूज करेंगे। अगर ये हमारे पास कंक्रीट की है, तो ये पूरा कमरा कंक्रीट का बना हुआ है, भराई हुई है, तो फिर हम इसमें कंक्रीट यूज करेंगे और उसका सिंबल यूज करेंगे। तो सेक्शन काटा जाता है मटेरियल प्रॉपर्टीज देखने के लिए, और उस पॉइंट पर कि हम यहाँ पर अगर खड़े हुए इस रूम को देख रहे हैं तो वॉल कहाँ है और कहाँ पे विंडो नजर आ रही है। अगर मैं इसका डायरेक्शन ऊपर की जगह नीचे की तरफ कर दूं तो मेरे पास ये क्रॉस सेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ देखने का होगा, और वहां पे फिर मुझे ये विंडो नजर नहीं आएगी क्रॉस सेक्शन में, बल्कि डोर नजर आ रहा होगा और ये वाली दीवारें नजर आ रही होगी। तो अभी हम देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन कैसे समझा जाएगा और ये क्रॉस सेक्शन के एरो कैसे बनाने। तो एक नई कमांड और सीख रहे हैं कि अगर हमें ट्राइंगल बनाना है और बगैर किसी एंगल के इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जिसकी सारी साइड इक्वल हो, तो हम किस तरह से उसे कम टाइम में बना सकते हैं, ताकि जब भी हमें क्रॉस सेक्शन दिखाने हो तो हमें ट्राइंगल बनाना आसानी से हम डायरेक्ट बना लें। तो इसके लिए हम एक नई कमांड सीखेंगे, शायद फर्स्ट सेमेस्टर में ना की हो, पॉलीगॉन की कमांड, और उसमें हम नंबर ऑफ साइड्स देते हैं कि हमें 3 साइड चाहिए, 4, 5, 6, जितनी साइड्स आप देंगे ऑटोकैड आपको ये बनाकर देगा। पॉलीगॉन की कमांड आप यहाँ देख सकते हैं चौथे नंबर पर आ रही है, और इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा नीचे कमांड बार में एक मैसेज आएगा कि कितनी साइड्स आपको चाहिए।
ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 की जगह 3 कर दूंगा। जितनी ज्यादा साइड्स आप देंगे ऑटोकैड आपको उतनी ज्यादा लाइंस का वो बनाकर देगा। मैं यहाँ पर 3 लाइंस मुझे चाहिए तो मैं 3 लिख के एंटर कर रहा हूँ और उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो तरीकेकार पॉलीगॉन को ट्रायंगल को इसमें बनाने का ये होता है कि ये आपसे बिल्कुल सर्किल की तरह बना रहा होता है और ये एज्यूम कर रहा होता है कि हम सर्किल बनाने जा रहे हैं। तो ये हमसे सेंटर पॉइंट मांगता है, जैसे कि सर्किल बनाते वक्त एक सेंटर पॉइंट मांगता है तो हम कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं और उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपको जो ट्रायंगल चाहिए उसके लिए हम आपसे रेडियस मांगेंगे। तो रेडियस के लिए आप इंस्क्राइब्ड सर्किल यानी कि जो आप रेडियस देंगे वो सर्किल के अंदर ट्रायंगल बनना चाहिए या ट्रायंगल के बाहर सर्किल बनना चाहिए, इंस्क्राइब्ड सर्किल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। तो फिलहाल हम इसको आई लिख के एंटर कर देते हैं क्योंकि हम जो है कोई डायमेंशन नहीं देंगे, हम सिर्फ उसको अपने माउस के मूव करने से उस ट्रायंगल को बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको ऑर्थो ऑन कर दूंगा ताकि मेरे पास ये सिर्फ लेफ्ट राइट अप एंड डाउन डायरेक्शन में ट्रायंगल बने। और अगर आप यहाँ पे कोई डायमेंशन डाल देंगे 6 इंच या 8 इंच तो हो सकता है कि आपको फिर इसको दोबारा मिटाना पड़े या स्केल कमांड से कम या ज्यादा करना पड़े। तो आप यहाँ पर जो है वो अपने अंदाजे से जितना आपको चाहिए उतने पे रखकर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन का एरो है ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे क्रॉस सेक्शन ऊपर के डायरेक्शन में दिखाना है तो मैं इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ और ऊपर की तरफ करने के बाद मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन का ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा। और इसके बाद हम इसको मूव कर सकते हैं और इसको मूव करने के बाद हम इसको रूम से थोड़ा सा बाहर रखते हैं, कितना भी आप रख सकते हैं, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके पास जितनी जगह है उसके हिसाब से आप इसे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप इसको मिरर कर देंगे, मिरर की कमांड लेने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, एंटर करें और आप यहाँ पर कहीं लाके सेंटर पॉइंट से माउस को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास इसी डिस्टेंस पे ये यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन सेंटर पॉइंट आपके पास वो होना चाहिए जो आपके पास पूरे रूम का सेंटर है। इस लाइन का सेंटर यहाँ कहीं मिल रहा है लेकिन मुझे इस रूम के सेंटर पे इसे प्लेस करना है। तो आप जब मिरर की कमांड यूज करेंगे तो वो लाइन आपने सिलेक्ट करनी है जो दोनों तरफ से बैलेंस हो। ठीक है, इस लाइन का सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं था लेकिन इस रूम का जो एक्चुअल था वो ये पॉइंट सेंटर था। ठीक है, तो मैंने यहाँ सेंटर पॉइंट लिए। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं लेकिन कॉपी में ये होगा कि ये आपका डिस्टेंस बिल्कुल 100% सेम नहीं होगा, इसको आप अंदाजे से रख सकते हैं और इस जगह पे ये काम आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आपने इसकी